Good morning, students. As you know, we are going across our third chapter and we have discussed about the metals. In the metals, we have discussed physical properties and chemical properties and about the nature of oxides of the metals, and today we will discuss about the non-metals. And in the non-metals, first of all, we will discuss what are the basic property of non-metal and the physical and chemical properties. Let's start. Non-metals. What are non-metals? These are the elements which don't conduct electricity. ये वो एलिमेंट हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, neither malleable nor ductile. ना ये हैमरिंग से शीट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं और ना वायर में कन्वर्ट हो सकते हैं. और जैसे मैंने आपको मेटल में बताया था, मेटल वो एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन लूज करके, डोनेट करके पॉजिटिव आयंस बनाते हैं. ये जस्ट उसका उल्टा है. नॉन मेटल्स फॉर्म नेगेटिव आयंस. नेगेटिव आयंस को बोलते हैं हम एनायंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स. ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं ये एलिमेंट, मीन्स इन एलिमेंट्स के एटम. ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, अगर हमें डायरेक्ट बोले तो. इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और नेगेटिव आयंस बनाते हैं जिनको हम एनायंस बोलते हैं. एग्जाम्पल कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, नियॉन, आर्गन एक्सेट्रा. ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल है. मैंने कोशिश की इनमें सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फिजिकल स्टेट्स वाले एग्जाम्पल आ गए हैं. ब्रोमीन इज द लिक्विड, फ्यूमिंग लिक्विड होता है ये. अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे. नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज. अगर आपने लास्ट वीडियो में मेटल्स की प्रॉपर्टीज को ध्यान से पढ़ा है तो उनका जस्ट अपोजिट है. बहुत आसानी से समझ में आने वाली चीज है ये. फर्स्ट है हार्डनेस. मेटल हार्ड होती है तो ये सॉफ्ट होती है. नॉन मेटल सॉफ्ट होती है एक्सेप्ट डायमंड. डायमंड इज द हार्डेस्ट सबस्टांस ऑफ द नेचर. डायमंड को छोड़ के, कार्बन का एलोट्रॉप है, इसको जोड़ के सभी जो नॉन मेटल्स है वो सॉफ्ट होती है. स्टेट दे आर फाउंड इन ऑल थ्री स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस. सॉलिड कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस. लिक्विड ब्रोमीन है. एंड गैस आपको बताइए हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा. लश्चर, इनके अंदर कोई मेटेलिक लश्चर नहीं होती. इनका अपीयरेंस डल होता है. जो लश्चर होती है, चमक होती है, तो आयोडीन में होती है, दूसरा डायमंड में. जनरली आप आयोडीन का ही एक्सेप्शन पूछा जाएगा या लिखोगे आप. सोनोरिटी, इनको जब हिट किया जाता है इनके अंदर से कोई पर्टिकुलर साउंड नहीं आता, तो नॉन मेटल सोनोरस नहीं होती. कंडक्टर, जो नॉन मेटल्स होती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर है, कंडक्ट नहीं करते. एक्सेप्शन ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है और डायमंड हीट को कंडक्ट करता है. डायमंड हीट को मेटल से ज्यादा कंडक्ट कर देता है. मालेबिलिटी एंड डक्टिलिटी मैं आपको बता चुका हूं, ये ना तो मालेबल है ना डक्टाइल है. इनको ना शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं ना वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. दे आर ब्रिटल. जैसे हम मेटल्स को हैमरिंग करके हथौड़े से या वॉटेवर जिससे भी शीट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, अगर नॉन मेटल्स को हिट किया तो वो टूट जाएंगे, टूट के बिखर जाना. इट इज द ब्रिटलनेस, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं. मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट. मेटल्स के मैंने हाई बताए थे, इनके जनरली लो होते हैं. बस एक एक्सेप्शन है डायमंड. इसका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है बहुत हाई होते हैं. डेंसिटी, लो डेंसिटी होती है नॉन मेटल्स की. कलर, नॉन मेटल्स का कोई पर्टिकुलर कलर नहीं होता, अलग अलग कलर्स होते हैं इनके. जैसे हमने मेटल्स में ग्रेस कलर के बताए थे और कॉपर और गोल्ड को येलोइश कलर का बताया था. ऐसे यहाँ पर पर्टिकुलर नहीं, हर एक का अलग से होगा. अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे. सबसे पहले रिएक्शन विद ऑक्सीजन. नॉन मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे. मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी तो ऑक्साइड बनेंगे. मेटल की हुई थी मेटल ऑक्साइड बने थे, अब नॉन मेटल की है तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनेंगे. कार्बन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्साइड बना नॉन मेटल का CO2, ये कार्बन का ऑक्साइड है. नेक्स्ट
अगर ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई होगी, पहले में हमने सफिशिएंट सप्लाई दी थी तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, कंप्लीट कंबस्शन हुआ था। अगर ये जो कार्बन है इसके लिए लिमिटेड सप्लाई रखोगे, मींस इनसफिशिएंट सप्लाई रखोगे ऑक्सीजन की, तो कंप्लीट कंबस्शन नहीं होगा कार्बन का, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। सल्फर है, सल्फर को बर्न करो आप तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बनी, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में रिएक्ट कराया, मींस बर्न किया हाइड्रोजन को, तो क्या बना, वाटर बना। अब हम ये जो ऑक्साइड है इनका थोड़ा नेचर स्टडी करेंगे। जैसे हमने मेटल्स के ऑक्साइड को डिस्कस किया था तो वो बेसिक नेचर के थे, ये उससे अपोजिट चीज है, तो ये एसिडिक नेचर के। ये हम प्रूव करेंगे कि ये कैसे एसिडिक नेचर के। तो अब हम जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। नॉन-मेटेलिक ऑक्साइड्स, दीज आर एसिडिक इन नेचर। अभी बताया आपको ये एसिडिक होते हैं नेचर में। इनका जो सॉल्यूशन होता है एक्वस सॉल्यूशन, वो ब्लू लिटमस को कैसा कर देते हैं, रेड कर देते हैं, विच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड्स। कैसे प्रूव करेंगे, वैसे मैंने आपको बता रखा है, जब भी आपको मेटेलिक या नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का आपको पता लगाना है कि वो एसिडिक नेचर का है, बेसिक का, उसकी हाइड्रोलिसिस कर दो, मींस वाटर ऐड कर दो, और रिजल्ट आपके सामने होगा। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, हमने वाटर ऐड किया, H2CO3 कार्बनिक एसिड बना, कार्बोनिक एसिड। अब पता लगी क्या कि ये एसिड है, और वाटर तो न्यूट्रल होता है, वाटर तो न्यूट्रल होता है, तो इसका मतलब इसका तो कोई लिंक नहीं है। फिर क्या बचा, CO2, जिसकी वजह से एसिड बना है। ऐसे ही सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर ऐड करो, सल्फ्यूरस एसिड, SO2 ऑक्सीडाइज हो जाती है O2 के साथ। ये वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में थोड़ा जल्दी हो जाती है ये प्रोसेस। SO2 ऑक्सीजन के साथ ये ऑक्सीडाइज हो जाएगी तो SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाया। अगर हम चाहते तो इस रिएक्शन को स्किप कर देते। जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बना, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, आपको पता है। तो प्रूव हो गया कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो कैसे है नेचर में, एसिडिक है। अब हम नंबर 2 रिएक्शन पढ़ते हैं। पहला नॉन मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाए। नंबर 2 रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद क्लोरीन। तो हमें ध्यान रखना है कि क्लोरीन के साथ नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करेंगे तो वो क्लोराइड्स बनाएंगे, नॉन मेटल्स के क्लोराइड्स बनाएंगे। H2 प्लस Cl2 हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन प्लस क्या बना, 2HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोलेंगे इसे। क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। जनरली हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल देते हैं। नेक्स्ट है P4, फॉस्फोरस है ये। जैसे आपका हाइड्रोजन H2 की मॉलिक्यूलर स्टेट में मिलता है, ऐसे इसका जो मॉलिक्यूलर स्टेट है P4 है। P4 प्लस Cl2, इसको बैलेंस कर दिया था हमने, तो PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड बना, तो ये क्लोराइड बन गए। नेक्स्ट फिर से बता देता हूं, नॉन मेटल्स क्लोरीन के साथ क्लोराइड बनाएंगे। नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड बनेंगे, एंड हाइड्राइड्स आर द कोवैलेंट इन नेचर। H2 हाइड्रोजन के साथ सल्फर, सल्फर इज द नॉन मेटल, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। नाइट्रोजन के साथ कराया तो NH3, इट इज अमोनिया, इट इज अमोनिया। अब हमें पता होना चाहिए, जैसे मेटल्स ने वाटर के साथ या स्टीम के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व की थी, नॉन मेटल्स हाइड्रोजन गैस नहीं निकालते वाटर या स्टीम के साथ। हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल और नॉन मेटल जब भी रिएक्शन करते हैं तो इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बनते हैं। अब आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं? आयनिक बॉन्ड वो बॉन्ड हैं जो इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफर से बनते हैं। मीन्स एक एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करे। इस प्रोसेस से जो बॉन्ड बनते हैं आयनिक बॉन्ड बनते हैं, और आयनिक बॉन्ड से जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। जनरली व्हेन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट टुगेदर आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म, तो आयनिक बॉन्ड बनते हैं, एंड कंपाउंड्स फॉर्म आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड, और जो कंपाउंड होते हैं उनको हम आयनिक कंपाउंड बोलते हैं।
तो इसमें जो वर्ड आया है आयंस, अब हम इसको स्टडी कर लेते हैं। आयंस होते क्या हैं? कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज वाले जो एटम्स होते हैं उनको हम आयंस बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन करने से बनते हैं। इलेक्ट्रॉन एक भी लूज हो सकता है, दो भी, तीन भी। इलेक्ट्रॉन गेन एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन लूज और गेन क्यों होते हैं? टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। कोई भी एटम ये चाहता है उसकी जो लास्ट सेल है उसका जो ऑक्टेट है उसमें वो कंप्लीट हो, कि उसके जो लास्ट सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो। सब ये चाहते हैं एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम का डबलेट होता है, बाकी सबका ऑक्टेट होता है। सब ये चाहते हैं बाकी कि उनके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8। तो उनको किसी के हो सकता है 8 से 1 या 2 या 3 ज्यादा है तो वो उनको लूज कर देता है और पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है। अगर किसी का ऑक्टेट कंप्लीट होने में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी पड़ती है तो वो कोशिश करता है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। गेन करने के बाद उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो एनायन बन जाएंगे। पहले पॉजिटिव आयंस की बात करें, इनको कैटायन बोलते हैं। कैटायन क्यों बोलते हैं? जब इलेक्ट्रोलिसिस में ये आयंस बनते हैं तो ये आयंस पॉजिटिव चार्ज वाले कैथोड की तरफ माइग्रेट करते हैं। दैट इज व्हाई पॉजिटिवली चार्ज आयंस आर कॉल्ड कैटायंस। These are formed by the loss of electron। ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन का भी हो सकता है, 2 का भी, 3 का भी हो सकता है। जैसे सोडियम है, एटॉमिक नंबर 11 कॉन्फ़िगरेशन किया मैंने तो 2, 8 पहली सेल में 2, दूसरे में 8, तीसरी में 1 हो गया। अब इसे कंप्लीट करने के लिए अपनी लास्ट सेल को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 चाहिए। नहीं ले सकता ये 7, कोई नहीं देगा इसको। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करने को डिसाइड करता है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन देखो यहां पर इसने 1 निकाल दिया अपने साथ से, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। कितने बचे? 2, 8। ऑक्टेट कंप्लीट इसके स्टेबल फॉर्म में आ गया और इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आ गया। अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो 1 ही पॉजिटिव चार्ज आएगा इसके ऊपर। दूसरा एग्जांपल मैंने मैग्नीशियम के लिए, एटॉमिक नंबर 12 282, तो इसको 6 चाहिए, नहीं मिल सकते तो ये 2 को इनको निकाल देगा। कितने रह गए? 2, 8। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए इसने तो 2 पॉजिटिव चार्ज। सेम इन एल्यूमिनियम, यहां 3 एक्स्ट्रा ऑक्टेट से तो इसने 3 निकाल दिए तो इसके ऊपर कितना चार्ज आया? 3 पॉजिटिव चार्ज आया है। अब हम एनायंस को डिस्कस करते हैं कि एनायंस कैसे बनते हैं, कैसे वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। अब हम एनायंस की बात करते हैं। एनायंस बोले तो नेगेटिव आयंस। जब कैटायन बने थे इलेक्ट्रॉन लूज करने से, तो ये बनते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करने से। एनायंस आर फॉर्म बाय गेनिंग और 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। वही मतलब है कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए करते हैं ऐसा। अब मैं पहले क्लोरीन का एग्जांपल लेता हूं। क्लोरीन देखो Cl, क्लोरीन है, ये एटम है ये यहां पर। क्लोरीन एटम क्या है कि इसका एटॉमिक नंबर है जो 17 है। कॉन्फ़िगरेशन करूंगा फर्स्ट सेल में 2, फिर 8, फिर कितने रह गए? 7। तो 1 की कमी है ना ऑक्टेट कंप्लीट होने में, तो 1 इलेक्ट्रॉन ही एक्सेप्ट गेन कर ले लिया तो क्या हो गया? 2, 8, 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लास्ट में 8 हो गए। ध्यान दो। और इसने ये लिया है, लेने पर एक नेगेटिव चार्ज आता है तो Cl नेगेटिव। अब इसको बोलेंगे क्लोराइड आयन। अब मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं, एटॉमिक नंबर 8, फर्स्ट सेल में 2, सेकंड में 6, तो 2 की कमी, 2 ले लिए तो 2 नेगेटिव चार्ज आया। इट इज ऑक्साइड आयन। हो गया कंप्लीट। 2, 8। नाइट्रोजन का एटम, एटॉमिक नंबर 7, 2, 5। इसका कॉन्फ़िगरेशन 3 की कमी, 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए, N3 नेगेटिव। इसको बोलते हैं नाइट्राइड आयन। दीज आर द एनायंस। अब मैं आयनिक बॉन्ड की बात करता हूं। अभी हमने कैटायन पढ़े, एनायन पढ़े, तो आयनिक बॉन्ड मैं शॉर्ट में कह सकता हूं जो आयनिक बॉन्ड होता है वो कैटायन एंड एनायन, इनके बीच में बनता है आयनिक बॉन्ड। तो अब थोड़ा इसकी लैंग्वेज देख लेते हैं। आयनिक बॉन्ड फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मेटल एटम टू नॉन मेटल एटम। इसका मतलब कंप्लीट ट्रांसफर से एक जो देगा वो कैटायन बनाएगा, जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो एनायन बनाएगा, और ये फिर आपस में क्या बनाएंगे? आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। आयनिक बॉन्ड बनाने से ये कंपाउंड बन जाएगा, आयनिक कंपाउंड।
अब देखो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ में NaCl, सोडियम क्लोराइड को बताता हूं आपको। सोडियम ये ना, अभी थोड़ी देर पहले हमने स्टडी किया, एटॉमिक नंबर 11 एटॉमिक नंबर है, तो 281, क्लोरीन 17, 287। इस क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है और सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो अपना एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया। मींस ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। मैंने यहाँ यहीं पे लिखा, मेटल से नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इसने इसको दे दिया, सोडियम में दे दिया, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, तो ये सोडियम कैटायन बन गया। इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये क्लोराइड एनायन बन गया। और ये आपको पता है अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो क्या बन गया NaCl, सोडियम क्लोराइड जो आपने बनाया था। ऐसे ही KCl के केस में होगा, जो पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, क्लोरीन को। अब मैं बात करता हूं MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड की। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, 282, इसमें 2 एक्स्ट्रा हैं ऑक्टेट से, कंप्लीट करने के लिए 6 चाहिए, 6 नहीं आ सकते इस पर, लेकिन ये अपने 2 दे सकता है। तो 2 क्लोरीन के एटम है, एक क्लोरीन एटम को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो इसमें 2 दिए, तो इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज, दोनों क्लोरीन पर एक एक नेगेटिव चार्ज। एक क्लोरीन केवल एक ही ले सकता है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन को 2 क्लोरीन ने लिया, तो 2 पॉजिटिव आ गया मैग्नीशियम पे और दोनों क्लोरीन पे एक एक। इस 2 पॉजिटिव के लिए 2 नेगेटिव ही तो चाहिए इसको बैलेंस करने के लिए, तो मैग्नीशियम में दोनों क्लोरीन को जोड़ लिया, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। ऐसे ही कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। अब ये जो कंपाउंड है, जैसे NaCl है, ये आयनिक कंपाउंड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये भी आयनिक कंपाउंड है। इनमें आयनिक कंपाउंड्स की कुछ आपको प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, इन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ध्यान देना है। फर्स्ट है आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड। आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट होते हैं, ध्यान रखना, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। और सॉलिड स्टेट में क्यों एग्जिस्ट होते हैं भाई, सॉलिड लिक्विड और गैस से क्या, कौन सी प्रॉपर्टी में अलग है। जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो अपने पार्टिकल्स सॉलिड के वो बहुत स्ट्रांग फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड ड्यू टू स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो आयंस के बीच में होता है। आयनिक बॉन्ड को ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल, इनको आप तोड़ोगे, जैसे नमक है, साबुत नमक ले लो, उसको तोड़ो आप, बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएगा, इसको ब्रिटलनेस बोलते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनके आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग आयनिक फोर्स होता है या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये आप बोल सकते हो। दे आर सॉल्युबल इन वाटर, ध्यान रखना, जो वाटर है वो डाइपोलर नेचर का है, उसके अंदर आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं, फेयरली सॉल्युबल। तो जो आयनिक कंपाउंड है वाटर के अंदर सॉल्युबल होंगे, पोलर सॉल्वेंट है ये। और जो नॉन पोलर सॉल्वेंट मींस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, जैसे बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड, ईथर, केरोसिन एक्सेट्रा, इनके अंदर ये नहीं घुलेंगे। आयनिक केवल आयनिक के ही अंदर बोलते हैं। एक वर्ड आता है लाइक डिजोल्व्स लाइक, जो जैसे नेचर का है उसको डिजोल्व करने के लिए हमें सॉल्वेंट भी उसी नेचर का चाहिए। नेक्स्ट है दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस स्टेट। एक्वस स्टेट को हम मॉल्टन स्टेट भी बोलते हैं, ध्यान रखना। जो आयनिक सॉलिड होंगे वो एक्वस स्टेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। सॉरी, थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया, इसको मैं बोल के ही करवा रहा हूं, थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम आ गई है। ये जो आयनिक जो सॉलिड होते हैं ये एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, सॉलिड में नहीं करते। क्यों नहीं करते सॉलिड में, ध्यान देना, इनके आयंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से रिजिड होते हैं एक ही जगह, तो मूव नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिसिटी को मूव कराने के लिए, पास कराने के लिए या तो फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए या चार्ज आयंस चाहिए। इलेक्ट्रॉन का यहाँ केस नहीं है, या आयंस का है। तो सॉलिड स्टेट में आयंस रिजिड होंगे एक जगह, तो नहीं जा पाएंगे, फिक्स होंगे। एक्वस स्टेट के अंदर जो आयंस हैं वो फ्री हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी को आराम से कंडक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कोवलेंट कंपाउंड और उनकी प्रॉपर्टीज कराऊंगा, और उसके बाद हम मेटल का एक्सट्रैक्शन करेंगे। आई थिंक मजा आया होगा आज के कंसेप्ट पढ़ के। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।